चैप्टर 48। क्या आपका कुत्ता अदृश्य हो सकता है? युक्ति रूठ गई थी। क्या तुम ये बात बात पर मुंह फुलाना बंद कर सकती हो? इतना रोना धोना हर बात पे। तुम तो हमारी चाची जी से भी ज्यादा पागल हो गई हो, उनसे भी ज्यादा नखरे करने लगी हो। अगर तुम मेरी बड़ी बहन ना होती तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, उस आदमी ने घुरघुराते हुए कहा। युक्ति ने उसकी ओर देखा। जब हम छोटे थे तब तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। तुम्ही ने तो जोर देकर कहा था कि मुझे गोद लिया गया है, मैं अडॉप्टेड हूं। उसने टालते हुए मुंह बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, एकदम गंवार। तुम उस समय 7 साल की थी और 3 साल के बच्चे के बोले हुए झूठ को मान लेती थी, और अब भी इस बात को मन में रखे रखा है। युक्ति ने याद किया कि वो कैसे बुरी तरह रोई थी जब उसके भाई ने उसे बताया था कि उसे गोद लिया गया था। उसने शर्माकर कहा, योहन। वो आदमी हैरान था। उसने जल्दी से युक्ति के मुंह को ढका और सावधानी से चारों ओर देखा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे मेरे असली नाम से नहीं पुकारना है। मैंने अपना नाम बदल लिया है और मैं अब योहन नहीं हूं। समझ गई तुम? युक्ति ने योहन का हाथ खींच लिया और चिल्लाई, मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारना अच्छा लगता है, योहन योहन। योहन ने अपनी बहन की ओर असहाय भाव से देखा। वो सतर्कता से इधर उधर देखता रहा, जैसे वो डर रहा हो कि शायद उसका असली नाम कोई और ना सुन ले। फिर उसने यश और जॉन को देखा। उसने उनकी ओर पॉइंट करते हुए इशारा किया और कहा, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ गलत काम हो रहा है। तुरंत विचलित होकर युक्ति ने देखा जहां उसके छोटे भाई ने इशारा किया था, और यश और जॉन को एक साथ देखा। ओह, ये यश है ना? और साथ में क्या ये वही शराबी नहीं है जिसने मुझे उस दिन घर वापस आते वक्त मेरा रास्ता रोका था? लेकिन ये दोनों साथ क्यों हैं? योहन वास्तव में युक्ति को पिछले टॉपिक से भटकाना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी बहन उन दोनों को देख रही थी, वो भी जिज्ञासु होकर। वो अपनी बहन से पूछने लगा, तुम चुप रहो, जस्ट शट अप। युक्ति ने अपने भाई की बाह को जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी उंगली से चुप रहने के लिए साइन किया। उसने उसे झुकने और चुपचाप चलने के लिए मजबूर किया। वो यश को जॉन से बात करते हुए देख रही थी। जॉन ने यश के फोन को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले अपना फोन निकाल लिया। ये वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुप्त सौदा हो रहा हो, जो कि देखने में कुछ सही सा नहीं लग रहा था। युक्ति की बाहें सिकुड़ती जा रही थी जैसे जैसे वो अपनी जासूसी उन दोनों के ऊपर कर रही थी। यश इस शराबी को जानता है कि आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। क्या वो सब जो उस रात हुआ सिर्फ एक तमाशा था, एक ड्रामा, एक ढोंग था? युक्ति ने याद किया कि कैसे ईंट अंधेरे से सही तरीके से बाहर निकली थी और किस सलीके से ठीक निशाने पर लगी थी। कहीं यश ने कोई गलत राह तो नहीं पकड़ ली कि उसने ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया है? युक्ति के माथे पर शिकन सी आई हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था, लेकिन उसे इतनी सी बात साफ लग रही थी कि यश गलत रास्ते पर चल दिया था। नहीं, मुझे उसे बचाना चाहिए। युक्ति ने खुद से उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हुए कहा। योहन ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा और फिर उन दोनों को देखा जो एक अवैध व्यापार करते हुए लग रहे थे। तभी योहन की निगाहें जॉन के ऊपर गई, जो कुत्ते के बजाय कुत्ते के पट्टे को सैर करा रहा था। अजीब पागल है, कैसा आदमी है। वहीं दूसरी ओर युक्ति यश को घूरे जा रही थी। मनी ट्रांसफर के बाद यश ने जॉन को धन्यवाद किया, जिसका चेहरा लकड़ी के कोयले जैसा काला था। हालांकि जॉन ने यश की हेल्प की थी, फिर भी उसका यश के करीब जाने का मन नहीं हो रहा था। उसने सिर हिलाया और अपने कुत्ते के पट्टे को दूर ले गया। यश ने वो पट्टा देखा। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उसने पूछा, भाई जॉन, क्या तुम्हारा कुत्ता थोड़ा छोटा नहीं है? जी नहीं, ये एक लैब्राडोर है। जॉन ने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया। अच्छा, तो फिर क्या ये अदृश्य हो सकता है? यश ने पूछा। अगर जॉन को अब भी नहीं पता चलता कि यश किस बारे में पूछ रहा है, तो वास्तव में वो एक मूर्ख व्यक्ति ही था। वो पीछे की ओर घूमा और चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? अरे
ओ नहीं, मेरी पत्नी का कुत्ता कहाँ है? उसका चेहरा लाल हो गया। क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा? यश ने सिर हिला दिया। जब मैंने तुमको देखा था, तुम तो तभी पहले से ही इस पट्टे के साथ चल रहे थे, पट्टे को सैर के लिए लाए हुए थे। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा कि मैं अपने कुत्ते को सैर करा रहा था या नहीं? यार, रात के समय में इस बीच में कुत्ते के पट्टे के साथ तुम और क्या ही कर सकते हो? और यदि तुम कुत्ते को सैर नहीं करा रहे थे तो अपने आप को इसके साथ लटकाने थोड़ी निकलते। जॉन के माथे पर पसीना आ गया। उसका मानना था कि यश उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप था। उसका अब कोई मूड नहीं था कि वो यश से और बात करे। वो कुत्ता उसकी पत्नी का था और पत्नी की नजरों में उस कुत्ते का दर्जा जॉन से भी ऊपर था। यदि वो वास्तव में कुत्ते को खो देता है तो उसकी पत्नी उससे मौत के घाट उतार सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जॉन ने पट्टे को खींचा और वो जहां से आया था वहां की ओर भागा। उसने अपने कुत्ते को खोजते हुए उसका नाम चिल्लाया, रिची, रिची तुम कहाँ हो? यह सुनते ही यश की मुस्कुराहट निकल गई। जॉन वास्तव में पैसे से इतना प्यार करता था कि उसने अपने कुत्ते को रिची नाम ही दे दिया था। यश एक धुन गुनगुनाते हुए घर की ओर चल दिया। अपने फोन में टॉपअप कराने के बाद, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो फोन चल रहा है, उसने जूही को एक अच्छी बातचीत के लिए बुला लिया। उसने जूही को समझाया कि अगर वो मोबाइल डेटा पर रहेगा तो तब उसे इंटरनेट पर सर्फ करने की अनुमति नहीं थी, किंतु यदि फोन को वाईफाई का कनेक्शन मिल जाए तो वो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद ही जितना चाहे उतना नेट यूज कर सकती है। जूही ने यश की कही हुई बात पर सहमति जताई। उसने महसूस किया कि एक नई क्षमता अनलॉक की गई थी। जैसे ही यश ने टॉपअप के लिए अपना पेटीएम पासवर्ड टाइप किया, जूही को भी उसका एक्सेस मिल गया था और वो यश की ओर से फोन रिचार्ज करने के लिए इसका उपयोग कर सकती थी। यश ने तुरंत उसके इस खतरनाक प्रस्ताव को रोक दिया। कौन जानता था कि अगर जूही को उसके पैसे से भुगतान करने की अनुमति दी जाए तो क्या होगा? क्या जूही उसके पैसों का इस्तेमाल फोन रिचार्ज करने में ही उपयोग करती रहेगी? जूही ने टेढ़ी नजरों से यश की ओर देखा। अगले कुछ दिनों में यश ने खुद को काम में व्यस्त रख दिया। अपनी नई कंपनी को और बड़ा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी और बहुत से ऐसे काम थे जिनको करने के लिए उसे पूरी प्लानिंग बनानी थी। यहाँ तक कि अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक एजेंट को हायर कर लेता, तब भी उसे अपनी कंपनी के संचालन की सीमा यानी कंपनी की रेंज की पुष्टि करनी ही होती। यश ने राहुल से मुलाकात की और उसे जूम इंटरमीडियरी से मिले हुए प्रोजेक्ट्स को फिल्टर करके उसका रिकॉर्ड बनाया। अंत में उसने 5 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जिनमें मुनाफा भी अच्छा था और इन्वेस्टमेंट भी कम था। पहला तो शनिवार को प्रॉपर्टी का इवेंट था जिसमें खुद यश और राहुल खुद छात्रों का निरीक्षण करेंगे ताकि वो हर चीज को अच्छे से पहचान सके और इवेंट में हर चीज उनके कंट्रोल में रहे। दूसरे शनिवार को काजल सेन के नकली फैन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। उस इवेंट के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए इसकी कीमत भी अधिक थी और मुनाफा भी बेहतर मिल रहा था। बाकी के 3 प्रोजेक्ट्स कुछ इसी तरह के ही थे और वो आगामी हफ्तों में ही होने वाले थे। राहुल का अनुभव और नेटवर्क धीरे धीरे दिख रहा था। उसकी कोशिशें धीरे धीरे रंग ला रही थी। असल में शनिवार को होने वाले प्रॉपर्टी इवेंट के लिए 20 लोगों की जरूरत थी और उनमें से प्रत्येक को 100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कंपनी का 20% कमीशन जो प्रत्येक के लिए 120 रुपए होगा। लेकिन राहुल के कनेक्शन के कारण उसे 120 की जगह 130 रुपए की रेट मिली और काजल सेन के लिए उनकी दर 175 रुपए हो गई थी। बाकी नौकरियों में भी आकर्षक दाम इन्हें मिल रहा था। यहाँ तक कि अगर वे प्रत्येक छात्र को 90 से 100 रुपए का भुगतान करते हैं तो भी वो कंपनी बहुत अच्छा खासा कमाएगी। अगर सभी 5 काम पूरे हो जाते हैं तो काजल सेन के कार्यक्रम से ही अकेले 7,500 रुपए का कमीशन मिल जाता और बाकी की जॉब्स का संयुक्त रूप से जोड़ें तो कुछ 3,000 रुपए की कमाई हो जाती। कंपनी केवल आधे महीने ही पुरानी थी, लेकिन उनका लाभ आसानी से 5 अंक के आंकड़े तक पहुंच रहा था। राहुल ने अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन लगाई और राहुल ने थोड़ी जलन महसूस की। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक निजी कंपनी बनाने से इतनी कमाई होती होगी। यश ने यह देखते हुए उसे सांत्वना दी। यार, काजल सेन वाला इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, ऐसा बहुत कम होता है। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही सामान्य हैं। एक सप्ताह में 3,000
एक महीने में 12,000 और तुम्हारा वेतन ही करीब 6,200 रुपए प्रति माह है और साथ में उससे अधिक का कमीशन है। कंपनी तो कुछ भी नहीं कमाएगी जितना तुम इससे कमाओगे। इसके अलावा मुझे अभी टैक्स का भी भुगतान करना है। यश की ये बात सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगा। उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। राहुल ने जो कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से उसकी नौकरी पर कोई मुश्किल नहीं आनी थी। उसके अच्छे खासे पैसे बन रहे थे। दूसरी तरफ कंपनी को चलाने वाले यश को ही सारा जोखिम उठाना पड़ेगा। यश ने राहुल से कोई झूठ नहीं बोला था। कंपनी अभी नहीं थी पर फिर भी उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा था, चाहे कुछ 1,000 रुपए का ही क्यों ना हो। उन्होंने आगे कैलकुलेशन की और ये पता किया कि उनका मुनाफा 40% तक हो रहा था। ये एक शानदार शुरुआत थी और ये आंकड़ा बाकी के स्टार्टअप से काफी बेहतर था। इसके बाद उन्हें अपने बिजनेस के कदम को बढ़ाना ही होगा, नए सदस्यों की भर्ती करनी होगी और धीरे धीरे अगली सीढ़ियां चढ़नी होगी। यश को पता था कि कंपनी का विकास एक बॉस नहीं बल्कि उसके कर्मचारी करते हैं। एक कंपनी की ग्रोथ को पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कंपनी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे अपने कर्मचारियों की मेहनत पर भरोसा करना ही पड़ता है।